हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर जो इनऑर्गेनिक का चल रहा है, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर काफी लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है बेटा? ध्यान ये रखना है कि अपने बेसिक्स क्लियर करते चलो। ये मानकर चलो कि हर एक फैमिली एक चैप्टर है हमारे पास। हमने ग्रुप 13-14 कवर किया, उसी तरीके से आज हम कवर करने वाले हैं ग्रुप 15 को कंटिन्यू। ग्रुप 15 काफी लंबी फैमिली है। एज यूजुअल जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसी प्रॉब्लम्स आप बच्चे फेस कर रहे हो, काफी बच्चे बोल रहे हैं मैम इतना सारा रटना पड़ रहा है, लेकिन काफी बच्चे सॉर्ट हो चुके हैं, वो प्रॉपर रिविजन कर रहे हैं और साथ साथ डाउट्स भी पूछते चले जा रहे हैं। तो आई बात डाउट्स की, तो मैंने कहा था कि मैं लूंगी नेक्स्ट क्लास में भी डाउट्स। आज हमारा टारगेट है कि हमारा ये फैमिली खत्म हो जाएगी, ग्रुप 15 खत्म हो जाएगी, और वो खत्म हो जाएगी तो कल हमारा एमसीक्यू राउंड होगा, क्वेश्चंस राउंड। उसके बाद हम ऑक्सीजन फैमिली को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपके कुछ डाउट्स देख लूं, अगर कोई आए हो जिसमें आप बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है मैम, एक बार प्लीज बता दीजिए कि न्यू टेस्ट सीरीज आएगी क्या नीट के लिए, प्लीज मैम। कौशल आनंद, आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया, पढ़ लिया। कोशिश करूंगी बेटा कि मैं पता करके आपको क्लास में ही अनाउंस कर दूं, बट ये सब चीजें बेटा मैनेजमेंट का पार्ट होती है, डॉली मैम का पार्ट नहीं है बच्चे। जैन मैम, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप हमारे साथ रहो, आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हूँ, लव यू बच्चे। प्रियंका मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू एवरीवन। कुछ बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस किए हैं, थैंक यू सो मच। राहुल, डाउट मैम, बोरेक्स के स्ट्रक्चर में ब्रिज के ऊपर और नीचे जो दो बोरोन प्रेजेंट हैं उसमें तो 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां गया? बोरेक्स की स्ट्रक्चर याद है बेटा? बोरेक्स की स्ट्रक्चर याद है भाई? बोरेक्स में वहां पर हमारे पास 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है बेटा। लास्ट क्लास में जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस की थी वो P4O10 था, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट था, राइट। बोरोन की स्ट्रक्चर में जो हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर देकर जो बॉन्ड बना रहा है वो वहां पर इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर? जो OH माइनस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है बोरोन को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। क्लियर मैम? आकाश रॉय मैम, नोट्स प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं, कहाँ पीपीटी से नोट्स बनाने में दिक्कत हो रहा है, और मैम इनऑर्गेनिक से एनसीईआरटी से बाहर आ सकता है क्या? देखो बेटा, हमेशा कहती हूँ सॉल्यूशन के पीछे भागो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपका पॉइंट कंसीडरेबल है, लेकिन बेटा इतना कंफ्यूजन है किस बात का? अब मैं आपको आपके सामने नोट्स बना के बताऊं कैसे बनाने, या मैं मेरी पीडीएफ आपको भेजूं? नहीं, आप लोग कहोगे मैं प्रोवाइड करवा दूंगी कि नोट्स कैसे बनाने। बच्चों दिस इज नॉट फेयर। जो पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स में मिलती है उसको एज इट इज नोट करना है, ना एक वर्ड ज्यादा ना एक वर्ड कम। लेकिन हाँ, किसी चीज को अपने तरीके से लिखना चाहते हो लिख सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद एनसीईआरटी और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जहां रिक्वायर्ड होगा वहां हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, पहले ही बोला है, ज्यादा के पीछे मत भागो, जितना है उसको अच्छे से कर लो यार, है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। पीडीएफ से पढ़ ले। हाँ, एक कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे मैम, बहुत सारे ऐप्स में मिलते हैं एनसीईआरटी के पीडीएफ्स, इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन रीड फ्रॉम पीडीएफ्स आल्सो। एनसीईआरटी एक किताब है जिसको जितनी बार पढ़ोगे हर बार नया कुछ मिलेगा। ये जो नोट्स होते हैं ये उसी एनसीईआरटी को हम सिंपली फॉर्म में पढ़ते हैं समझकर। एनसीईआरटी में काफी चीजें 4 लाइन में खत्म कर दी जाती हैं, एक पैराग्राफ में खत्म कर दी जाती हैं, लेकिन अपने आप में वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ लिया करो, समझ लिया करो, नोट्स को समझ के लिखोगे तो फिर याद भी जल्दी होगा। ठीक है।
ज्योति रंजन मोहांटी, मैम मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, क्या आप स्लाइड पे एनसीईआरटी के पेजेस ला सकते हैं? तो मैं वो ही रीडिंग कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल फॉस्जीन टॉपिक को आप स्लाइड में शो कर देंगे तो हम पढ़ लेंगे। एक बात बताओ, फॉस्जीन नहीं था बेटा, मैंने जो आपको बोला था वो फॉस्फीन था, दैट इज PH3। ठीक है जी, मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ा देनी है, उसके बाद मेरे पढ़ाने से सब याद हो जाएगा। बेटा नेट पे मिलती है एनसीईआरटी PDF, नहीं मिल सकती? मिल सकती है ना। तो फिर बेटा आप मुझसे भी एनसीईआरटी की डिमांड क्यों कर रहे हो? गलत बात है, ठीक है। चलो नहीं, पुराने नोट्स रिवाइज करके उसकी प्रैक्टिस शीट लगा दूंगा। अरे प्लीज कोई बता सकता है कि यहाँ पर बेसिक मैथ्स का लेक्चर लिया हो या यूट्यूब से जो सतीश सर ने कराया है 8 घंटे का, पिटाई हो जानी है बेटा। यहाँ पर डाउट सेक्शन है, ठीक है मुस्कान बच्चे, ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ मत पूछा करो यार। कितनी बार बोला है, कितनी बार बोला है। मैम मेरा एक डाउट है, धितराज भुयन, आप अमित महाजन सर ने हम लोगों को एक ट्रिक दिया है ऑक्सो एसिड और फास्फोरस की एन फैक्टर निकालने का, कि जितनी ऑक्सीजन एटम है उसमें से -1 कर देना। और मैम इस चैप्टर के 11th नंबर स्लाइड में वी एन फैक्टर OH बॉन्ड के इक्वल होता है। देखो जी, दोनों में एक ही बात है। बिल्कुल सर ने आपको सही ट्रिक दिया है, मैं भी वही ट्रिक देती हूँ जब मोल कंसेप्ट पढ़ाती हूँ। लेकिन अभी मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कंसेप्चुअली प्रूव करना चाहूंगी ना कि कैसे हम एन फैक्टर निकालते हैं किसी एसिड का। इन रियल एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, किसके पास कितने H+ आयन कोई भी एसिड दे सकता है। तो बच्चे कोई भी एसिड उतनी H+ ट्रांसफर कर सकता है जो कि डायरेक्टली अटैच है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। अब चाहे तो कैलकुलेट करके देख लेना, उतनी ही आपके पास एन फैक्टर आएगा जितना उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 कर दोगे किसी भी ऑक्सो एसिड और फास्फोरस से। तो सर ने एकदम करेक्ट बताया, कोई किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैम आपने कल एक फॉर्मूला दिया था, तो डिराइव फॉर्मूला ऑफ पायरो एंड हाइपो फ्रॉम ऑर्थो, बट मेरे से हाइपोफॉस्फोरस एसिड का नहीं बन पाता। कोई ना, हम बनवा देंगे। मैम प्लीज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। राघव सैनी कल भी बताया था, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 के जो हाइड्राइड्स होते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, वीकेस्ट वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो इंक्रीज होने पर क्या होगा, वो इंक्रीज होने पर वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा जिसपे वो बॉइल होगा या मेल्ट होगा, तो इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। इजी, क्लियर। बट वहां एक एक्सेप्शन है, ग्रुप 15 में अमोनिया, ग्रुप 16 में वाटर एंड ग्रुप 17 में HF, ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, विच इज स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग देन वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एक्सेप्शनली उनका ऑर्डर अलग आता है। सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन कहीं कहीं पे सबसे ज्यादा और कहीं पे मॉडरेट सिचुएशन को वो अटेन करता है। सतीश मैम प्लीज सिलेबस जल्दी करवा दो, हो गया खत्म, खत्म, एंजॉय करो। सानिया जाट मैम, आप और तरुण सर डाउट को इतनी प्रायोरिटी देते हैं, थैंक्स अलॉट मैम। थैंक्स टू यू बच्चे, आप जैसे ही बच्चे हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं आपके लिए इतना कुछ करने के लिए। थैंक यू प्रथा, थैंक यू अंजलि, थैंक यू गणेश खत्री। मैम नेक्स्ट टेस्ट में मेटलर्जी वाला चैप्टर भी दे देना प्लीज, हमने उस टाइम ठीक से रिवाइज नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें तुम्हारी ऑनेस्टी के लिए प्रेस करूं या डांट लगाऊं। बेटा रिवाइज नहीं किया था तो जरूरी है टेस्ट का ही वेट करो, एक बार रिवाइज कर लो यार खुद से भी, क्या ही फर्क पड़ता है। मैम आपने जो स्ट्रक्चर का तरीका बताया बहुत बढ़िया है मैम जी। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में जो एक्सेप्शन है, कोई ट्रिक बता दीजिए ऐसा याद करने का, बहुत मुश्किल है। नजमुस बेटा हर चीज की ट्रिक चाहिए तुम लोगों को, बता तो देंगे बेटा, लेकिन एक बात सच सच बताना, क्या हम ट्रिक को भी याद नहीं करते? अगर इतनी सारी ट्रिक, हर चीज की ट्रिक हम लिख लेंगे तो वो ट्रिक भी तो हम याद कर रहे हैं। लिखवाने को मैं लिखवा दूंगी, बट यार हम बच्चे नहीं है यार, अब कुछ चीजें हम कंसेप्चुअली समझ के याद कर सकते हैं ना बेटा, है रट्टा कोई दिक्कत नहीं है, बट यार थोड़े टाइम की बात है, कुछ नहीं होता, ठीक है। मैम आपने बताया था पीएच बॉन्ड रहेगा तो रेड एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा, और जितने ज्यादा ट्रांसफरेबल H+ मतलब POH बॉन्ड रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गुड। नहीं बेटा, मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ
रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात की थी कि जितना ज्यादा पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होगा उतनी कम पॉजिटिव उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। नजमुस, थैंक यू फॉर योर ग्रेट कॉम्प्लीमेंट्स बच्चे। यदुवंशी रवि कुमार यादव, मैम H3PO3 में एन फैक्टर 2 होगा शायद, शायद क्यों लिखा है शायद, यस बेटा 2 ही होगा। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कल के नोट्स में चेक कर लेना भाई, नहीं तो स्पैम चालू हो जाएगा। सलोनी मैम, डाउन द ग्रुप नाइट्रेट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी की तो मैंने बात ही नहीं की अभी मैंने। सलोनी बेटा कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो? यदुवंशी मैम, स्यूडो रोटेशन फॉर्मूला क्या होगा प्लीज बता दीजिए, कंफ्यूजन हो रही है। PCl3 की प्रॉपर्टी में लिखवाया है PF5। बेटा PF5 की प्रॉपर्टी है कि जो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे फ्लोरीन प्रेजेंट होते हैं वो अपनी आपस में एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। आदित्य सुमन मैम, आप जितना क्लास लेना हो ले लीजिए, बस डाउट क्लियर हो गए काफी है, इससे रिवीजन में भी टाइम कम लगे, और अगर डाउट क्लियर नहीं रहता तो इससे ज्यादा टाइम लगता है, पता नहीं चलता किसे डाउट क्लियर करूं। आपकी क्लास में तो टाइम का पता ही नहीं चलता। मैम आप हाफ पीपीटी और हाफ रिटन ही रख लो। थैंक यू मैम, थैंक यू आदित्य। आप बच्चों बस बिना टेंशन के पढ़ो, ठीक है, बाकी सब सॉर्टेड है। मैम आपने फॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरिक में 2 से मल्टीप्लाई के और हाइपोफॉस्फोरस में नहीं के है। यस बेटा वो एक ही केस है, हाइपोफॉस्फोरस वाला H2O2 माइनस वाला वो एक ही केस है, फॉस्फोरिक में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो बेटा, मैम एक प्रिंटिंग मिस्टेक है PCl5 की प्रिपरेशन में, सेकेंड प्रोसेस में हम SO2Cl2 यूज करते हैं ना कि SOCl2। बिल्कुल अभी चेक करते हैं बेटा। हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस बिल्कुल अभी चेक करते हैं बेटा। चलो, पायरोफॉस्फोरस पे पर फॉस्फोरस पे -3 चार्ज आना चाहिए था ना ऑक्सीडेशन स्टेट। मैम प्लीज करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। यस एस्पिरेंट नीट, ठीक है बेटा, यहाँ आप थोड़ा सा गलत हो, आज मैं प्रूफ करके दिखा देती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। बेटा मुझे लगा था आप लोगों ने रेडॉक्स पढ़ा हुआ है, रेडॉक्स पढ़ा हुआ है यानी कि यहाँ पे आप लोगों की बहुत अच्छी कमांड होगी, ठीक है। आज हम जयपुर वाले सेंटर से क्लास ले रहे हैं, नई नई क्लास, ऊंचा ऊंचा प्लेटफॉर्म। अब डॉली मैम की तो हाइट ही बहुत लंबी है, प्लेटफॉर्म की जरूरत थी नहीं, लेकिन अब मिल गया है तो अब ये हट नहीं सकता, ठीक है। इसलिए आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई है, ठीक है। चलो सुनील मैम, फिजिकल केमिस्ट्री में मिस्टर ने बताया था कि ऑक्सीडाइजर्स ऑफ फास्फोरस का एन फैक्टर निकालने का तरीका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1 कर देना, उसका एन फैक्टर आ जाएगा। बेटा अप्लाई करके देख लो, इससे भी आ जाएगा, वो एक ट्रिक था एंड मैं आपको प्रूव करके बता रही हूँ कि कैसे वो निकालते हैं। सर ने जो बताया वो भी सही है यार। इन ग्रुप 13-14 melting point and boiling point decreases down the group, but you told on moving down the group molecular mass increases one। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बिट्टू साहू बेटा जी बिट्टू ध्यान से सुनो, मैंने कल भी इस चीज को डिफरेंशिएट किया था, एक एलिमेंट का अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होना और एक जब उसने किसी के साथ कंपाउंड बना लिया, जब उसने किसी के साथ कंपाउंड बना लिया फिर उसकी प्रॉपर्टी वेरी करेगी ही करेगी। अब वो कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास सिंपल वाटर है, एक हमारे पास सिंपल अल्कोहल है और एक हमारे पास मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का। हम तीनों का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करेंगे तो क्या सेम आएगा? नहीं बेटा, जब हमारे पास सिंपल अल्कोहल और सिंपल वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कंपैरेटिवली ज्यादा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर? तो बेटा जब हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड फॉर्म में, तब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड फॉर्म में और तब प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। क्लियर? ईस्ट और वेस्ट, थैंक यू सौम्यदीप साहा, नाइस बच्चे नाइस। सूर्या मैम ग्रुप 13, बेटा इस बात को समझने की कोशिश करो, ग्रुप 13-14 में हमने हाइड्राइड्स की बात नहीं की थी, हमने ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स की बात की है, ना कि सिंपल एलिमेंट्स की। ठीक है जी, मेरे कोई इंटेंशन नहीं है नेगेटिविटी स्प्रेड करने का। थैंक यू मैम। शांतिनाथ
बेटा आपका मैसेज हमें दिख नहीं रहा। अरे मैम जरा सी प्रिंटिंग मिस्टेक क्या हो जाती है, सब आंदोलन करके धरने पर बैठ जाते हैं। भाई मैम इतने फ्लो में पढ़ा रही होती हैं कि ध्यान नहीं रहता। मैम जब पूरा कंसेप्ट इतना अच्छा पढ़ाती हैं तो दिखता जरा सी प्रिंटिंग मिस्टेक सब तांडव शुरू करने लगते हैं। एमन एमन, थैंक यू बच्चे। ये एमन खान है शायद, ये लाइव लेक्चर में भी मैंने इनके कमेंट्स देखे हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। चलो बच्चों बढ़े आगे की तरफ। मैम इन स्ट्रक्चर ऑफ N2O5 ऑक्सीजन को NON बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते सांझ? यस बेटा मैम मुझे बहुत डर लग रहा है नीट से। मैम मैं अपना कॉन्फिडेंस बहुत लूज कर रही हूँ। बच्चे कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर रहे हो, एक बात बताओ। मैं रोज आपको मोटिवेट करती हूँ, लास्ट में एक बात लिख कर जाती हूँ, मैं एक सिंपल बात बोलकर जाती हूँ, स्टे मोटिवेटेड। बेटा वो बात जो मैं बोलकर आती हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए, और फिर भी आप अगर डिमोटिवेट हो रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए। आप मेरी बात ही नहीं मानते। जब आपको समझाया अच्छे से, आपको मैंने माइंड मेकअप किया कि बेटा डिमोटिवेट होना सिर्फ अपना टाइम किल करना है, और आपके पास टाइम किल करने के लिए टाइम ही नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। और अगर आप फिर भी टाइम किल कर रहे हो बेटा लॉस किसका है? उतनी देर में कुछ कर लो, कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू प्रगति शर्मा। यश वर्मा, मैम एन फैक्टर तो POH से देखते हैं ना कि PH से। तो मैंने कब बोला बेटा कि एन फैक्टर PH से देखते हैं? थैंक यू सो मच, ऑसम लेक्चर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ बच्चे जो मैं पढ़ा रही होती हूँ ना वही स्टेटमेंट लिख के बोलते हैं मैम इसको ऐसा करते हैं। अरे भाई कल ही तो बताया OH बॉन्ड से ही हम देख पाएंगे कि उसका एन फैक्टर क्या है, क्योंकि OH में हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और वही हमारे पास ट्रांसफरेबल H+ का वैल्यू देता है। ट्रांसफरेबल H+ ही एन फैक्टर होता है। होमवर्क डन, वेरी गुड ईशा दास, थैंक यू ईशा, थैंक यू किरण। चलो आई थिंक मैक्सिमम डाउट्स आर कवर्ड, कुछ रह गए होंगे बेटा कल ले लेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो काफी बच्चों ने ये सेम चीज लिखी है एन फैक्टर वाली, उसे आज हम क्लियर कर देते हैं। चलो बेटा बढ़ते हैं आगे की तरफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। चलो बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं और करेक्शन भी कर लेंगे अपन कल की क्लास का, ठीक है बेटा। आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखो आज की क्लास के लिए मैम ये मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं पहले ही दे दूं कि आज हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें याद करनी है मैम, सारी ही चीजें ऐसी हैं है, लेकिन माइंड मेकअप पॉजिटिव सेंस में रखना है। हमें रिएक्शंस लिख लिख कर याद करनी है। जो इंपॉर्टेंट है मैं हमेशा हाईलाइट करूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिएक्शंस लाई हूं, उसी फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको भी रिएक्शंस को लर्न करना है, ठीक है बेटा। कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने हैलाइड्स के बारे में बात की थी, हमने बात की थी नाइट्रोजन के हैलाइड्स के बारे में, ठीक है। ट्राइहैलाइड पेंटाहैलाइड्स के बारे में बात की थी, उनके कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बात की थी, राइट। आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम ऑक्सो एसिड और फास्फोरस कंटिन्यू कर रहे थे। आज का जो हमारा टारगेट है वो यही है कि हम इसे कंप्लीट करेंगे, फिर हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन मेनली दैट इज नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं बेटा इसे, नाइट्रिक एसिड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अगर आपने 12th क्लास पास की होगी तो जरूर इस टेस्ट के बारे में सुना होगा, परफॉर्म भी किया होगा। इसे क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। कैसे परफॉर्म किया जाता है थोड़ा थोड़ा याद दिलाती हूँ। एक टेस्ट ट्यूब होती थी, उसके अंदर एक सॉल्यूशन होता था, एसिड डालते थे बिल्कुल सरफेस पे, तो जो सरफेस होती थी उस टेस्ट ट्यूब की उधर एक ब्राउन कलर का सरफेस पे एक कंपाउंड इकट्ठा हो जाता था, ठीक है। अब वो दिखता रिंग जैसा था, इसलिए हम उसको ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स की प्रेजेंट के लिए इस टेस्ट को किया जाता है।
नेक्स्ट बेटा एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, ये हम आपको होमवर्क देने वाले हैं। आज हम केमिकल रिएक्शंस काफी कवर करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो कोशिश करना साथ साथ क्लास में याद होता चला जाए। एक स्क्रीन पर हम रुकेंगे काफी देर तक, मैं आपको टाइम भी दूंगी कि आप वीडियो पॉज करके नोट्स लिखो, क्योंकि साथ साथ लिखोगे ना बेटा याद जल्दी होगा, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कल जो हम पढ़ रहे थे। कल हमने ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड तक डिस्कस किया था, ठीक है। तो फिर से मैं कुछ पॉइंट्स आपको रिकॉल करा देती हूं। देखो बेटा क्या बताया था मैंने, वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ये है। दैट इज, मान लो हम बात कर रहे हैं फॉस्फोरस एसिड, क्या बोलते हैं बेटा इसे? इसे हम बोलते हैं दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर? क्या बोला था मैंने? जितने भी ऑक्सो एसिड है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, हमें याद रखना है कि एक तो पी डबल बॉन्ड ओ बना दो। क्लियर? अब जितनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच गई हैं, जैसे कि 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बच गई है, तो 2 OH बॉन्ड हो जाएंगे। तो जल्दी से O के साथ H लगा दो और फिर जो हाइड्रोजन बच जाए उसे सिंगल बॉन्ड इस P के साथ लगा दो। तो कल हमने ऑर्थोफॉस्फोरस की बात की थी, इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। जब एक P डबल बॉन्ड O लगा दिया तो यहां पर अब ऑक्सीजन कितनी बच गई है बेटा? यहां पर 2 ऑक्सीजन बच गई और यहां पर हाइड्रोजन 3 है, तो 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, बहुत ना इंसाफी है। तो इतना तो क्लियर है कि जितनी ऑक्सीजन है उतने OH तो आप लगा सकते हो। बच गई एक हाइड्रोजन, यहां पर आपने लगा दिया ये हाइड्रोजन। अब इस केस में आपने कहा कि मैम अमित सर ने हमको ट्रिक सिखाया था कि अगर आपको कभी भी एन फैक्टर निकालना हो तो आप क्या करना, एन फैक्टर निकालना हो तो आप क्या करना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 कर देना, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे बेटा? 3 थे, -1 किया, कितना आ गया बेटा? 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कल आपको क्या कहा था? मैंने कल आपको कहा था यही एन फैक्टर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल H+ आयन। क्या बोला था बेटा? ट्रांसफरेबल। ये नहीं बोला था कि हाइड्रोजन गिन लेना, बोला था ट्रांसफरेबल H+ आयन। और यही एन फैक्टर हमें क्या बताता है, बेसिसिटी किसी भी एसिड की। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट हाईलाइट किया, वो क्या किया कि ट्रांसफरेबल H+ आयन, और कोई भी एसिड अपनी उस H+ की फॉर्म में देगा जो कि अटैच होगा एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, वही तो इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़कर जाएगा। तो ये ध्यान रखना, कोई भी एसिड अपनी उस H+ को ट्रांसफर कर सकता है जहां वो डायरेक्टली अटैच है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो ध्यान से देखो बेटा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से, एंड ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? मैम 2 आएगा। अब क्या मैंने ये बोला कि OH गिन लो? नहीं, मैंने कहा ट्रांसफरेबल H+ आयन गिन लो। मैम इसको एन फैक्टर में काउंट क्यों नहीं किया? बेटा ये हाइड्रोजन जो अटैच है, क्या ये ऑक्सीजन से अटैच है? नहीं, ये फास्फोरस से अटैच है। क्या फास्फोरस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? नहीं, तो ये एन फैक्टर में काउंट नहीं होगा। तो इस शक को एकदम क्लियर रखना कि ट्रांसफरेबल H+ आयन कौन सी होती है, वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच हो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, सिर्फ वो ही हाइड्रोजन क्या कहलाती है बेटा? ट्रांसफरेबल H+ आयन। शक क्लियर हो गया? तो ये जो सर ने बताया बिल्कुल करेक्ट है, ये हम भी बताते हैं अपनी क्लास में, और हमने आपको ये कंसेप्ट को समझाने के लिए बताया था। अभी क्लियर है बेटा? अब कुछ बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डाउट है, चलो वो भी बता देते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे ऑक्सो एसिड फास्फोरस के हो, चाहे नेक्स्ट फैमिली ऑक्सो एसिड ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर के पढ़ेंगे, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट आता ही है। एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? या तो इलेक्ट्रॉन कितने लिए या इलेक्ट्रॉन कितने दिए। तो ऑक्सीडेशन निकालने का एक बेस्ट तरीका बता दूं, जब भी आपको स्ट्रक्चर देखकर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो आप क्या देख लेना, जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो उसने जितने बॉन्ड बना रखे हैं सबसे पहले उस पर वो वैल्यू रख देना।
और जितने बॉन्ड बना रखे हैं उतनी वैल्यू, जैसे 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 रख दो। अब जिसके साथ बॉन्ड बना रखा है अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर माइनस चार्ज कर दो, और उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर प्लस चार्ज कर दो। फॉर एग्जाम्पल हमें इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। अगर हमें इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, बेटा यहाँ पे बॉन्ड कितने बना रहा है, बॉन्ड 2 बना रहा है, तो वैल्यू क्या आ गई 2। लेकिन अब प्लस आएगा या माइनस, ये कैसे पता चलेगा? बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है फास्फोरस के साथ, बॉन्ड बना रहा है फास्फोरस के साथ, और फास्फोरस और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे माइनस चार्ज। क्लियर है बेटा? ठीक है जी। बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक ही बॉन्ड बना रहा है, 1। फास्फोरस और हाइड्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फास्फोरस, तो इस पे कितना चार्ज? +1। ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, एक हाइड्रोजन के साथ एक फास्फोरस के साथ, तो वैल्यू आ गई 2, और दोनों से ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -2, एज इट इज माइनस। बात करते हैं अब फास्फोरस की। फास्फोरस की हमने बात की, तो फास्फोरस पे अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो इसे हमने माना x। अब इसके आसपास जितने भी हैं, इसके आसपास जितने भी हैं उन पे जितना जितना चार्ज प्रेजेंट है वो लिखते चले जाओ। ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1। अब इस ऑक्सीजन का मैं -2 ले या -1, तो एक बात बताओ, इस ऑक्सीजन ने इस फास्फोरस के साथ तो एक ही बॉन्ड बनाया ना, बाकी दूसरा बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तो उसने हाइड्रोजन से लिया, ऑक्सीजन से तो नहीं लिया। तो इस ऑक्सीजन ने इस फास्फोरस से तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो इसके रिस्पेक्ट में तो इस पे -1 चार्ज है। एज इट इज इस ऑक्सीजन का हाल है, इस पे खुद पे तो -2 चार्ज है, लेकिन उसने इस फास्फोरस से तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया ना। कितना आ गया बेटा? प्लस। क्लियर हो गया बेटा? तो ऐसे सराउंडेड एटम्स की सिचुएशन देखकर हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह का कोई शक होगा। फिर मैंने कहा था कि कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है, उस एसिड को 2 से मल्टीप्लाई करो, -H2O करो, तो वहां से उसका पायरो बन जाता है। उस एसिड को 2 से मल्टीप्लाई करो और -H2O2 करो, तो वहां से उसका हाइपो बनता है। लेकिन ये जो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड है ये सिंगल केस के लिए है, दैट इज फॉर सिंगल केस, फॉर सिंगल केस, दैट इज जो हमने कल डिस्कस किया था, दैट इज H4P2O6 हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर बेटा? कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आज का हमारा पहला एसिड है, दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बेटा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है इसे हम और क्या बोलते हैं? क्लियर? इसकी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? तो आपका पॉइंट एकदम करेक्ट है, बिल्कुल वैसे फॉलो करेंगे। ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 4, तो अब तो एन फैक्टर क्लियर होगा, एन फैक्टर एकदम क्लियर हो गया होगा, 4 - 1 कर दो, है ना बेटा? एन फैक्टर एकदम क्लियर होगा, 4 - 1 कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 4, 4 - 1 करेंगे, एन फैक्टर 3 आ जाएगा। स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। तो क्या कहा था, जब भी ऑक्सो एसिड बनाने हो एक फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O लगा दिया, ठीक है? लगा दिया जी। अब 3 ऑक्सीजन बची, 3 हाइड्रोजन बची, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा OH OH OH। अब इस केस में क्या काम है हमारे पास? हमें सारी वैल्यूज कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पे चार्ज -2 बिना किसी शक के, इस पे चार्ज -2 -2 -2, कितना बेटा? -2। लेकिन ये जो फास्फोरस है ये फास्फोरस हो गया X, इससे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इस ऑक्सीजन ने इस फास्फोरस से, लेकिन इन तीनों ऑक्सीजन पे चार्ज तो -2 है, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से लिया है, इससे एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो -1 -1 -1 अबर 0। कितना आ गया बेटा? 3 - 2 -3 -2, तो x की वैल्यू आ गई +5।
यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +5। जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आया, एक चीज क्लियर हो गया कि यहां पर एक भी पीएच बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड चीज क्या क्लियर हो गई बेटा, कि यहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर फास्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और हर वो एसिड जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, साथ वाले को तो रिड्यूस करते, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। कैसे पता मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, कल ही लिखवाया था, प्लस को मल्टीप्लाई कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। क्लियर हो गया बेटा। अब इस केस में सारी चीजें बता देते हैं। नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड यहां पर 0 है। नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड कितने हैं बेटा, 1। नंबर ऑफ पी ओ एच बॉन्ड कितने हैं बेटा, 3। एन फैक्टर कितना है बेटा, एन फैक्टर यहां पे है 3। तो आप चाहे नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 कर लो, चाहे ट्रांसफरेबल H+ आयन देख लो। तो यहां पर ये तीनों हाइड्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, तो यहां पर ये हेल्प करेंगी हमें इसका एन फैक्टर निकालने में। तो ये एसिड अपनी तीनों H+ दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया बेटा, दैट इज 3। क्लियर है एकदम बेटा। नेक्स्ट एसिड हम डिस्कस करने जा रहे हैं पायरोफोरिक। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, ठीक है बेटा जी, करेक्ट कर देते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट हमारे पास एसिड है दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर, फॉर्मूला H4P2O7। तो इसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, जो भी आपका एसिड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और वहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो। तो बस वही करते हैं। हमारे पास जो एसिड है वो कौन सा है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO4। हमें पायरो चाहिए, क्या करेंगे बेटा जी, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और यहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे। अब चाहे तो निकाल के देख लो, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, कितना आया बेटा, H6P2O8। अब इसमें से वाटर निकाल दिया तो क्या आ गया बेटा, H2 निकल गया, तो H6 की जगह H4 हो गया, P2 एज इट इज रह गया और यह आ गया H4P2O7। ये सेम फॉर्मेट हम फॉलो अप करेंगे उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो यहां से हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर भी बन जाएगी। क्लियर बेटा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 एसिड है, कौन कौन से, दैट इज P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। क्लियर। नेक्स्ट वन P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। यहां से क्या रिमूव करना है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। ये कर दिया, जैसा लिखा है वैसा किया है। तो यहां से हमारे पास क्या बच गया बेटा, देखना ध्यान से, P डबल बॉन्ड O एज इट इज, OH, OH, ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। अब इस केस में सारी चीजें बता सकते हैं, नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। स्ट्रक्चर अगर आ जाए तो आप हर वैल्यू यहां पर इस चीज की कैलकुलेट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ना जाके यहीं पे लिख रही हूँ, आप दूसरे पेज पे लिख लेना। तो यहां पर हम क्या क्या देख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, तो नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड कितने हैं, 0, एक भी पीएच बॉन्ड नहीं है। नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड, नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड कितने हैं बेटा, 1 2 3 4, 4 है। नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड कितने हैं बेटा, 2 है। नेक्स्ट नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितने हैं बेटा, पीओपी बॉन्ड दैट इज 1। अब
यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देते हैं एन फैक्टर। तो बेटा बताओ एन फैक्टर कितना होगा, 1 2 3 4, कितना हो गया बेटा 4। अब यहाँ पे बेटा ये ट्रिक, यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं कर रही ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये ट्रिक आप यूज नहीं कर सकते। आप तभी यूज कर सकते हो, मतलब वो तब तक फॉलो हो रहा है जब तक सिर्फ H3PO4, H3PO3 और H3PO2 की बात हो रही है, इन तीन की। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पायरो की, हाइपो की बात करते हैं, तब वहां पर आपको कंसेप्ट की जरूरत है। इसीलिए मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि क्यों मैं नंबर ऑफ OH गिन रही हूं। रियल मैं नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल H+ आयन गिन रही हूं, क्योंकि वहां पर वो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और वो ट्रांसफरेबल H+ है। क्लियर हो गया बेटा? तो यहां पर ट्रांसफरेबल H+ कितनी है, वो हाइड्रोजन जो कि डायरेक्टली अटैच है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। समझ आया बेटा? क्योंकि मैंने एक्चुअल आपको पहली बार में एक ही बार में समझा दिया था। तो वो ट्रिक तो अच्छी है ही, लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर भी पता है तो हमारे लिए ये वाला याद करना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। देखना बेटा ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। बाकियों पे चार्ज लगा देते हैं, इधर -2 -2 -2, इस ऑक्सीजन पे भी -2, क्योंकि बॉन्ड तो 2 ही बना रहा है और दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है टोटल? फास्फोरस यहाँ पर टोटल 5 बॉन्ड बना रहा है। फास्फोरस यहाँ पे टोटल अगर 5 बॉन्ड बना रहा है तो -2 -2 -2 -2, लेकिन इन तीनों से तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है ना, तो इस पे चार्ज कितना, +5 +5। तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि कल ही हमने एक पॉइंट लिखा था, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 के बीच में होगी, सिर्फ वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ, दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या है बेटा? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका पॉलीमर बनता है, तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, HPO3N। क्लियर? तो ये जो है ना बेटा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर आप एक जनरल फॉर्मूला पूछो तो दैट इज P डबल बॉन्ड O, दैट इज P जिसके साथ एक डबल बॉन्ड O तो प्रेजेंट है ही है, एक OH होगा ही होगा, और यहां पर भी ऑक्सीजन होगा। अब ये किस तरीके से बनता है, ये किस तरीके से बनता है, हमें यही देखना है। तो हमारे पास जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, जो हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, उसी की हेल्प से हम इसको बनाएंगे। देखना बेटा यहाँ पे, तो इस तरीके से हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड की एक जनरल फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी, बची हुई डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अगर हमें इसका पॉलीमर बनाना हो तो मैं आपको पॉलीमर बनाने का ट्रिक बता रही हूँ। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो वही है जो हम पॉलीमर में देखेंगे, लेकिन बनाने का ट्रिक ये है कि आप H3PO4 बना लो लाइन से और बीच में से वाटर निकालते जाओ। किस तरीके से बेटा? देखना, P डबल बॉन्ड O, व्हाइट से ही बनाते हैं, देखना बेटा ध्यान से, सी P डबल बॉन्ड O, यहां पर OH OH OH। क्लियर? नेक्स्ट P डबल बॉन्ड O, यहां पर OH OH OH, यहां पर P डबल बॉन्ड O OH। क्लियर? OH OH। अब इस केस में अगर हम बीच में से वाटर निकाल दें, अगर हम बीच में से वाटर निकाल दें तो हमारे पास क्या बन रहा है बेटा? देखना एक बार ध्यान से, यहां से भी हाइड्रोजन आगे चला जाएगा, यहां से भी हाइड्रोजन की फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहां से हमारे पास बन क्या रहा है वो ध्यान से देखो बेटा, क्या बनेगा? वो होगा हमारे पास लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर HPO3 ट्वाइस का। तो आप यहां पर HPO3N लिखा हुआ है, अगर N की जगह 3 हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज H3P3O, दैट इज 9O3,
O9, 3 3 जा 9। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी बेटा, P डबल बॉन्ड O OH, ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड O OH, ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड O OH। तो कितना हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9, यही तो है हमारे पास। दैट इज, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, एन की जगह अगर 3 आ जाए तो ये हमारे पास क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। क्या है बेटा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो जब भी मेटा आ जाए, निकल बीच में से वाटर ही रहा है और हमारे पास इसके लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। देख लो बेटा इसको एक बार अच्छे से, क्लियर, ये हमारे पास लीनियर पॉलीमर बन गया किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। एन की जगह 4 आ जाएगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एन की जगह 5 आ जाएगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो एज इट इज हम बना सकते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में, बस ये है बेटा कि यहाँ पर एक पी डबल बॉन्ड ओ ऊपर होगा, एक पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड नीचे होगा, मतलब हम यहाँ पर ओ एच को ऊपर रख दें, पी डबल बॉन्ड ओ को नीचे कर दें। सेम इसी तरीके से हम बना सकते हैं क्या, साइक्लिक ट्राइमर। साइक्लिक ट्राइमर किसका, दैट इज साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड में यहां पर सेम फॉर्मेट फॉलो अप करेंगे, 3H3PO4 बनाएंगे और बीच में से वाटर निकाल लेंगे। तो साइक्लिक फॉर्म में बनाएंगे तो वो हो जाएंगे साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर बेटा, देखना ध्यान से हमारे पास किस तरीके से प्रेजेंट है, दैट इज P डबल बॉन्ड O, क्लियर, दैट इज OH। इसके साथ एक OH प्रेजेंट है, इसके साथ एक OH प्रेजेंट है। नेक्स्ट P डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक OH, इधर एक OH और इधर एक OH। यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक OH, यहां पर एक OH और यहां पर एक OH। अब इस केस में से क्या करना है, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। तो यहां से ये H2O निकल गया, यहां से ये H2O निकल गया और यहां से H2O ये निकल गया। क्या बन गया बेटा, अब जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनी है उसी को हम कहते हैं साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो हमने ये भी बना लिया, तो क्या आ जाएगा बेटा, P डबल बॉन्ड O एज इट इज, इसके साथ एक OH एज इट इज, यहां पर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके बाद नीचे फॉस्फोरस, P डबल बॉन्ड O, उसके साथ एक OH बॉन्डेड है, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर P डबल बॉन्ड O एज इट इज, OH एज इट इज। क्लियर, यहां पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से बॉन्ड बन गया। क्लियर है बेटा, दैट इज साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स को बनाने का ट्रिक भी बता दिया है। स्ट्रक्चर अगर बन गई सही तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड, एन फैक्टर, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब बेटा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पार्ट शुरू हो रहा है, यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि अब यहाँ पर लर्न करने वाली चीजें बढ़ती चली जा रही है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किए थे बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, सेम उसी तरीके से ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड में बेटा उसकी स्ट्रक्चर जो आप केमिकल बॉन्डिंग वाले कंसेप्ट से बना सकते हो, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन प्लस केमिकल प्रॉपर्टी। नाइट्रिक एसिड बेटा जिसे हम HNO3 बोलते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, हाई रिएक्टिव मेटल के साथ, लो रिएक्टिव मेटल के साथ, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के साथ। अगर ये डाइल्यूट है तो अलग बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो अलग बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इसकी वो रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड की बात करें बेटा तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी लैब प्रिपरेशन के बारे में। लैब में इसे कैसे बनाया जाता है बेटा, इसकी रिएक्शन
या तो आप सोडियम नाइट्रेट ले लो, मेटल नाइट्रेट लिया है हमने, हाई रिएक्टिव मेटल है, Na सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसकी रिएक्शन आप करवाओ किसके साथ बेटा, H2SO4 के साथ। तो यहां पर आप NaNO3 भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो। तो आपको क्या पता है भाई, आपको ये पता है कि जो भी हमारा ये NaNO3 है, ये NaNO3 कैसे टूटता है बेटा, ये टूटता है Na प्लस और NO3 माइनस में, सिंपल। और जो हमारा H2SO4 है वो कैसे टूटता है, H प्लस और SO4 माइनस 2 में। तो इनऑर्गेनिक में होता क्या, इनऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक की भी कोई सी भी रिएक्शन हो प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा, यही होता है। तो बस बेटा यहां से बचा क्या, हमारा प्रोडक्ट तैयार। ये जो नाइट्रेट है ये इस H प्लस के साथ मिलकर क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। और एक और H प्लस आयन था, इसलिए सोडियम बायसल्फेट का फॉर्मेशन होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। यानी कि लैब में से कैसे बनाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ और इसका फॉर्मेशन होगा। लार्ज स्केल में अगर इसको बनाना है, अगर इसे लार्ज स्केल में बनाना है तो एक नेम्ड प्रोसेस यहां पर यूज होता है और उस नेम्ड प्रोसेस को कहते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, जो हमारे पास करेक्ट इनकरेक्ट मैच आता है, 4 केमिकल लिख देगा, H2SO4, HNO3, क्लोरीन, क्लियर, अमोनिया, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेगा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, डेक्कन्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब हमें मेंशन नहीं किया कि ये इसको बनाने की प्रोसेस है, लेकिन ये इधर दिमाग की बत्ती कब जलेगी, जब हमें पता होगा ये हमने कहां पढ़ा था। तो लैब प्रिपरेशन के बाद जो लार्ज स्केल में नाइट्रिक एसिड को बनाने की एक प्रिपरेशन है जिसको ओस्टवाल्ड प्रोसेस कहते हैं, और यहां से क्वेश्चन बन सकता है मैच द इनकरेक्ट और करेक्ट वाले में। क्लियर, क्योंकि अभी हम हैलोजन फैमिली में पहुंचेंगे तो क्लोरीन की डेकन्स प्रोसेस पढ़ेंगे। तो बेटा जितनी बार रिवीजन होता है ना, फ्लो चार्ट दिमाग में दौड़ता है। अब अभी ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ा, कल नई प्रोसेस पढ़ेंगे, परसों नई प्रोसेस पढ़ेंगे, लेकिन याद होगा, सही से रिवाइज करेंगे तो चीजें स्ट्राइक करेंगी, पेपर में अप्रोच करेगा। नहीं तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है यार, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा। अब आप बोलो मैम इसका क्या करे, रटना पड़ रहा है, तो मैं याद कर लूं ओस्टवाल्ड प्रोसेस किसकी प्रोसेस है, किसको बनाने के लिए यूज करते हैं। बेटा जो चीज याद करनी है वो करनी है। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज द नेम्ड प्रोसेस यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है बच्चा, याद रखना, भूलना मत, कल दोबारा पूछूंगी। क्या करते हैं बेटा, रिएक्शन देखेंगे ध्यान से। अमोनिया का रिएक्शन हम कराते हैं O2 के साथ। अमोनिया इज अ गैस, O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, ऑक्सीडेशन करवाया। इंपॉर्टेंट कि यहां पर हमने एज अ कैटलिस्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को यूज किया है, लाइक प्लैटिनम हो गया, रोडियम हो गया, इन कैटलिस्ट को यूज किया। टेम्परेचर 500 केल्विन और यहां पर 9 बार प्रेशर। तो यहां से किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, यहां से फॉर्मेशन हुआ NO गैस का। ये जो था ना, ये जो था, ये इस प्रोसेस का स्टेप नंबर 1 था। क्या था बेटा, ये इस प्रोसेस का स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 देखेंगे बेटा। स्टेप नंबर 2 में ये जो हमारे पास NO बना है, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि ये कलरलेस गैस होता है, पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, कल ही पढ़ा था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में परसों। अब ये जो होता है बेटा, ये क्या होता है जी, इसको करेक्ट ही कर दे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए डिब्बे क्या बना रखे हैं, है ना बेटा। ये जो होता है ना बेटा जी, ये होता है इक्विलिब्रियम में, ये होता है जी इक्विलिब्रियम में, और ये रिएक्शन देता है, यहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, NO2 जिसके बारे में कल बात की थी, ब्राउन कलर की गैस होती है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, कल ही डिस्कस किया था। जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, यहां से नाइट्रस एसिड भी बनता है और नाइट्रिक एसिड भी बनता है, साथ में फिर से NO गैस रिलीज कर देता है। और ये जो HNO2 है,
इसको हीट करने पर यहां से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि नाइट्रस एसिड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे बेटा। यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, थी +3। यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, NO में ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो यहां पर क्या हो रहा है जी, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि HNO2 डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। बड़ी सिंपल सी प्रिपरेशन है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस मेरे साथ साथ बोलकर याद करना और वीडियो पॉज करके तीनों स्टेप अपने आप लिख दोगे। सबसे पहला स्टेप क्या करवाया था बेटा, अमोनिया का ऑक्सीडेशन। अमोनिया प्लस O2 किसकी प्रेजेंस में, प्लैटिनम रोडियम गॉच कैटलिस्ट का यूज किया था। 500 केल्विन टेम्परेचर था, 9 बार प्रेशर था, वहां से फॉर्मेशन हुआ था NO गैस का। और जब उस NO गैस का फर्दर ऑक्सीडेशन कराया तो NO2 गैस जो कि एक ब्राउन कलर की गैस है उसका फॉर्मेशन हुआ। उस NO2 का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रस एसिड बल्क अमाउंट में बनता है और जब उसको हम फर्दर हीट करते हैं तो वहां से हमारे पास नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। स्टेप्स भी याद रखने हैं, प्लस प्रोसेस किसके नाम से है, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा, यहां से हमारे पास दैट इज एक्वस नाइट्रिक एसिड कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अप टू 68% बाय मास। आपने बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा और मोल कंसेप्ट में भी आपने पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, दैट इज परसेंट बाय मास। बेटा परसेंट बाय मास को और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज परसेंट वेट बाय वेट। तो अगर वहां पर लिखा हुआ है पॉज कर दो एक बार, आपकी असुविधा के लिए खेद है बच्चों, थोड़ा सा एक अर्जेंट क्वेश्चन आ गया था हमारे पास, समझेंगे बेटा। 68% बाय मास, 68% बाय मास का मतलब क्या है, तो एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है जी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमने पढ़ा था इसके बारे में। 68% बाय मास का मतलब क्या है जी, 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। Further concentration can be done up to 98% by dehydration with concentrated H2SO4। अगर हमें इसमें से 98% by mass कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए तो हम इसका क्या करवा देंगे, डिहाइड्रेशन करवा देंगे और यहां पर इसको हम रिएक्ट करवा देंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो जल्दी से और लर्न करो साथ साथ। चलो बेटा, दैट इज ऑल अबाउट नाइट्रिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर हालांकि आपको बनानी आनी चाहिए। क्यों बनानी आनी चाहिए, क्यों बनानी आनी चाहिए, क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं और मैं आपको बहुत बार स्ट्रक्चर की तरीके बता चुकी हूँ। ठीक है बेटा, नाइट्रिक एसिड में हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्लियर, और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इस केस में नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। क्लियर। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी कि हर कोई सराउंड हो जाए कितने इलेक्ट्रॉन से, 8 इलेक्ट्रॉन से। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया, OH बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्या कहा था, जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तब सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जन्म लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या बेटा जी? एक बॉन्ड यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट दोनों सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसलिए उसको हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा हमने किया हुआ है। क्लियर बेटा? बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो दैट जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें नाइट्रोजन की, तो देखना जरा कितना आता है, निकाल के देखो। यहां पर इस पे चार्ज -2, भाई ऑक्सीजन पे चार्ज तो -2 ही होगा, इस पे चार्ज -2 और यहाँ पे चार्ज -2, लेकिन डिपेंड करता है। क्लियर? तो यहां पर देखो, इसको देखो, ज्यादा इजी लगेगा। 2 3 4, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो HNO3 में नाइट्रोजन का, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। और किसी भी एसिड में जब सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग अदर्स, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है फर्दर ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, तो रिड्यूस होकर वो स्टेबल होना चाहेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, यानी कि ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ। ये लिखना चाहो तो लिखना, नहीं लिखना चाहो मत लिखना, क्योंकि ये वो बात है जो आप सबको पता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अटैक्स मोस्ट मेटल्स, अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये कौन से मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस का फॉर्मेशन करता है। इंपॉर्टेंट यही है कि बाय प्रोडक्ट में NO मिलेगा, NO2 मिलेगा या N2 मिलेगा। क्लियर बेटा? तो दैट इज अटैक्स मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। ऑल्सो गोल्ड, प्लैटिनम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे हम क्या कह रहे थे बेटा, हमने डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। एल्यूमिनियम, इसमें हमने पढ़ा था ना ग्रुप 13 में भी, पैसिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। पैसिव लेयर यानी कि पहली बार में रिएक्ट कर गई एक लेयर, अब उसके बाद एक वो प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करेगा, फर्दर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होने देगा। क्लियर है बेटा? तो यहां पर ये पैसिव लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि यहां पर सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्रेजेंट है, तो वैलिड है। लेकिन किस किस को नहीं करता वो याद रखना। नोबल मेटल्स को नहीं करता, जो कि लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो हमारे पास हैलोजन फैमिली में प्रेजेंट है। साथ के साथ गोल्ड को नहीं करता, प्लेटिनम को नहीं करता, क्योंकि दीज आर वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स। आपको पता है कि गोल्ड को, प्लैटिनम को हम ज्वेलरी में क्यों यूज करते हैं? इतना महंगा क्यों है? हम हाथ में लोहे की अंगूठी क्यों नहीं पहनते? सोचा, क्योंकि आयरन जो है वो तो रिएक्ट कर जाएगा, कॉपर रिएक्ट कर जाता है, कॉपर वाटर से रिएक्ट कर जाता है। कॉपर के बर्तन अगर घर में हो, तांबे के बर्तन कुछ टाइम बाद काले हो जाते हैं। ठीक है, भगवान जी का वो जो जल चढ़ाने के लिए हमारे पास होता है, वो लोटा जैसा कुछ जो होता है हमारे पास, जिससे हम जल चढ़ाते हैं, कॉपर का होता है, तांबे का, वो काला पड़ जाता है, ग्रीन हो जाता है नीचे से थोड़ा थोड़ा। क्यों? रिएक्ट कर गया, ऑक्सीडेशन हो गया उसका, O2 के साथ रिएक्ट कर गया। इसलिए तो हम कॉपर की ज्वेलरी नहीं पहनते। हम क्यों ज्वेलरी पहनते हैं गोल्ड की, सिल्वर की और प्लैटिनम की? बिकॉज दीज आर लो रिएक्टिव मेटल्स। अगर हम गोल्ड की ज्वेलरी, अगर हम यहाँ पे कॉपर का पहनते, तो पानी के साथ रिएक्ट करता, वाटर के साथ रिएक्ट करता, या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता, क्योंकि वो तो रिएक्टिव मेटल है ना, मॉडरेटली रिएक्टिव है बट रिएक्टिव है। सोडियम की ज्वेलरी क्यों नहीं पहनते? हाईली रिएक्टिव मेटल है भाई, इतना रिएक्टिव है कि पानी में भी आग लगा रहा है तो हमारा तो क्या ही करेगा। तो मेटल जो S ब्लॉक में पड़ते हैं, मेटल जो D ब्लॉक में पड़ते हैं, लेकिन उन मेटल्स का भी कितना डिफरेंट नेचर होता है, समझ रहे हो आप? तो ये मेटल्स है हमारे पास, लाइक गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, क्रोमियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बट ये एक पैसिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक प्रोटेक्शन लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में बच्चे खड़े हुए हैं, बच्चे की सोल्जर्स खड़े हुए हैं, ठीक है। पहली लाइन में जो सोल्जर्स खड़े हुए थे, आगे से शूट हुआ तो पहली लाइन वाले
सारे अगर चारों खाने चित्त हो गए तो उस केस में जो पीछे वाले हैं वो उनके लिए एक प्रोटेक्शन लेयर का काम कर रहे हैं। क्लियर? तो उसी तरीके से बेटा ये जो मेटल्स एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा नाइट्रिक एसिड की ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल नाइट्रेट तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है जी, मेटल की वैलेंसी 2 हो, नाइट्रेट क्या होता है NO3 माइनस, उसकी वैलेंसी 1 है, 1 थी 1 रहेगी, तो यहां से किसका फॉर्मेशन होगा MnO3 ट्वाइस। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला ये बनेगा। अब मेटल वेरी कर सकता है, कॉपर हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मेटल्स की रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। सब में मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में NO गैस बनेगी या NO2 गैस बनेगी, ये वेरी करेगा और ये याद रखना है। सी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने कराई, वेरी डाइल्यूट HNO3, खूब सारा पानी मिला हुआ HNO3 डाल दिया, तो वहां से क्या बना मेटल नाइट्रेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन को मैं लिखकर बता देती हूं, देखना बेटा एग्जाम्पल। मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई थी किसके साथ HNO3 के साथ, मैग्नीशियम था तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा मैग्नीशियम नाइट्रेट, साथ में H2 गैस निकल, इस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ बेटा, जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं यहां पर कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी, कॉपर सिल्वर मरकरी लेड, बेटा यहां पर मैग्नीशियम की तरह अगर हम मैग्नीज भी ले लेते तो भी हमारे पास यही रिएक्शन होती। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, हमने रिएक्शन कराई किसकी, कॉपर की करा लो, कॉपर का मोनो, तो यहां से एक फ्लो चार्ट में हमने 8 रिएक्शंस को कवर कर लिया, और आप चाहो तो वो 8 रिएक्शंस लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कॉपर सिल्वर मरकरी लेड, याद रखना है क्या बेटा, कॉपर सिल्वर मरकरी लेड। अब इस केस में जब रिएक्शन कराते हैं कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ, कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो उस केस में मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा। क्या बेटा, मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में NO गैस निकलेगी। लेकिन अगर इन्हीं मेटल्स की रिएक्शन हम करा दें हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में NO2 गैस निकलेगी। दैट इज इंपॉर्टेंट एज अ बाय प्रोडक्ट, और रिएक्शन लिख देगा, हमें पहचानना होगा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। क्लियर बेटा? तो अभी क्या है कि आपकी जो स्क्रीन है ना जयपुर वाले सेंटर पे, मेरे को स्क्रीन इधर दिख रही है, इधर, तो जो कमेंट्स वाला सेक्शन होता था ना यहाँ पे जहाँ पे हमको दिखाई देता हम पढ़ा रहे होते, तो वो थोड़ा नीचे है। ठीक है, तो अब इस केस में मेटल नाइट्रेट और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये हमको याद भी रखना है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक के रिस्पेक्ट में। जिंक के रिस्पेक्ट में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है बेटा, तीनों याद रखने हैं। वेरी डाइल्यूट HNO3, कोल्ड डाइल्यूट HNO3 एंड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो क्या है बेटा, यहां पर भी मेटल नाइट्रेट तो सब बना रहे हैं, जो मैंने आपको एक्चुअल एक लाइन में बता दिया, मेटल नाइट्रेट तो सब बना रहे हैं, साथ में अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 था तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब डाइल्यूट HNO3 था तो यहां पर NO था ना बेटा, यहां पर N2O का फॉर्मेशन होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, यहां पर NO था ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहां पर N2O, एंड कोल्ड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड हॉट के साथ तो NO2 ही है, तो वो इधर भी था। देख लो बेटा एक बार ध्यान से, अब कितनी भी रिएक्शन दे दी जाए,
यहाँ से आपके पास 3 रिएक्शन हो गई, यहाँ से आपके पास 8 रिएक्शन हो गई, और ये हो गई हमारे पास टोटल इस फ्लो चार्ट से 12 रिएक्शन आपने कवर कर ली, और मैंने आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ाया। ठीक है, अब मैं आपको रिएक्शन दे दूं एग्जाम्पल, तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो। याद क्या रखना, याद ये रखना कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड अगर नाइट्रिक एसिड है तब तो हमेशा ही कोई सा भी मेटल हो जी, मेटल नाइट्रेट तो बनेगा, साथ में NO2 गैस। कौन सी बेटा, NO2। अगर कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी है तो उस केस में वहां पर डाइल्यूट HNO3 के साथ NO गैस, और अगर जिंक है तो डाइल्यूट HNO3 के साथ, समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ ताकि आप समझ जाओ कि रिएक्शन किस स्टेप से पूछी जाएगी। फॉर एग्जांपल, लेड की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, और ये हमने ले लिया हॉट। तो अब आपको प्रोडक्ट बनाने को आ गया, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप क्या बनाओगे, एक तो लेड नाइट्रेट बना ही दो, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, NO2 गैस। एज इट इज इधर बेटा, जिंक की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, मान लो जिंक की रिएक्शन हमने कराई डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो यहां से बेटा क्या, एक तो जिंक नाइट्रेट बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बन जाएगा बेटा, क्या बताया था, यहाँ पे कौन सी गैस थी, NO, यहाँ पे कौन सी, N2O। क्लियर, तो यहाँ पर मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ये भी प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो जल्दी से वीडियो पॉज करो, यहाँ पे सारी रिएक्शंस लिखो, और यहाँ से आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं आपको रिएक्शंस दूं तो आप बिल्कुल आंसर बता सकते हो। ठीक है बेटा, ये जितने भी रिएक्शंस मैं आपको बताती जा रही हूँ ना बेटा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट। जहां इंपॉर्टेंट है वहां मैं अपने आप लिखती जाऊंगी ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर, ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। मैंने आपको अभी बताया था, लिखा भी था हमने कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है वो खुद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो साथ वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। तो नॉन मेटल्स के साथ, जैसे कि कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में था, आयोडीन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में था, सल्फर 0 में था, फास्फोरस 0 में था, तो यहाँ पर इसने HiO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, H2SO4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, H3PO4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसने सबको ऑक्सीडाइज करके एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। अगर CO2 की वाटर के साथ रिएक्शन करा दो H2CO3 बना देगा, ये भी कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास आयोडिक एसिड बना, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाए H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो नॉन मेटल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो सबका ऑक्सीडेशन तो कर ही रहा है, तो इसलिए किसका काम कर रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइजेस अदर्स, ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड गेट्स रिड्यूस्ड इटसेल्फ। खुद क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है। क्लियर हो गया बेटा, इस तरीके से हमारे पास रिएक्शंस हैं और ये हमें याद रखने हैं। ये सब यानी कि नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट कर रहा है किसी नॉन मेटल के साथ, तो ये यहां से किसका फॉर्मेशन कर रहा है बेटा, एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। चेक कर लो चाहे तो, हर जगह ये ही फ्लो चार्ट फॉलो हो रहा है। क्लियर, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा ये रिएक्शंस भी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेटा, दैट इज ब्राउन रिंग टेस्ट। मैंने कहा था ये आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, अब आपको और याद आ जाएगा। नाइट्रेट आयंस के टेस्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो रिड्यूस हो जाएगा लेकिन साथ वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जब फेरस सल्फेट मिलाते हैं,
ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट होता है, फिर उसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाया जाता है, तो यहाँ पर एक ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है एक टेस्ट ट्यूब में। ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है और ये 12th क्लास में आपने अगर स्कूल गए होंगे तो पक्का परफॉर्म किया होगा, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कोरोना रहा था तो स्कूल तो आप नहीं जा पाए और ये टेस्ट भी आप परफॉर्म नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, उसकी फील हम यहाँ पे ले लेंगे। तो आपका जो वाइवा होता है ना बेटा, वाइवा में आधे से ज्यादा आपको लगता है सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि एवरी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल इज रिलेटेड विद दैट कंसेप्ट ऑल्सो। आप पढ़ते हो ना सॉल्युबिलिटी, आप जो टेस्ट परफॉर्म करते हो, जीरो ग्रुप टेस्ट है ना, कैटायनिक रेडिकल्स एनायनिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना, तो वहां पर आप जो टेस्ट परफॉर्म करते हो वहां पर कंसेप्ट लगता है इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक का। आप पढ़ते हो ना रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, अगर आपको याद हो तो जो जितना जल्दी सॉल्यूबल है वो उतना कम प्रेसिपिटेट बनाएगा। पढ़ते हो कंसेप्ट? तो आप ग्रुप जीरो को टेस्ट करने के लिए अलग केमिकल यूज करते हो, फर्स्ट ग्रुप को, सेकंड ग्रुप को, थर्ड ग्रुप को, फोर्थ ग्रुप को, उनमें प्रेजेंट जो कैटायंस होते हैं उनके टेस्ट के लिए अलग अलग केमिकल यूज करते हो। तो कहीं कहीं पे आप केमिकल यूज करते हो जहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होता है, तो वो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लग रहा होता है। तो जितने भी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए जाते हैं बेटा वहां पे यही कंसेप्ट्स लग रहे होते हैं। बात कर लेते हैं इस नाइट्रेट आयंस के टेस्ट के लिए। ये बेटा बिल्कुल पूरे तरीके से किस पे डिपेंड करता है बेटा, दैट इज Fe+2 टू रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड NO का फॉर्मेशन करता है, विच रिएक्ट्स विद Fe+2 टू फॉर्म ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। बेटा इस कॉम्प्लेक्स का नाम मे बी आपने रेडॉक्स रिएक्शन के PYQs में देखा हो, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में जो NO ग्रुप प्रेजेंट होता है, नाइट्रोसिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उस NO की दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 और +3, जब वो लीनियर फॉर्म में होता है और बेंट फॉर्म में होता है। और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो NO प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमने इसका जिक्र किया था बेटा, यहाँ पर NO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है, लेकिन जब तक उसमें प्रेजेंट लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता होगा तो हम आयरन का भी नहीं बता सकते। उससे भी पहले हमें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो हमें कहां से पता चलेगा? वो हमें पी ब्लॉक से पता चलेगा। ठीक है बेटा, समझेंगे ध्यान से। तो यहां पर देखो बेटा, नाइट्रेट ये टेस्ट जब परफॉर्म किया जाता है तो एग्जैक्टली होता क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, हम वहां पर परफॉर्म करने के लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते थे। फेरस सल्फेट में आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहाँ पर बिल्कुल आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर नाइट्रेट में नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, तो इस केस में ये Fe+2 से +3 में जा रहा है, तो ये +2 से +3 में जा रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, साथ वाले को रिड्यूस कर रहा है, तो ये खुद किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और हमारा नाइट्रेट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों? साथ वाले को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो हमारे पास Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, यहां पर ये एक्वा कॉम्प्लेक्स है आयरन का, जब ये NO के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्मेशन करता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? जब टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो उस टेस्ट ट्यूब में ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है, और कॉम्प्लेक्स इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहां पर लीगेंड वाटर है, 5 वाटर के लीगेंड्स हैं और एक NO भी एक लीगेंड है। अब ये मत पूछ लेना मैम लीगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पढ़ा हुआ है, ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसे हम कहते हैं, उस कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के, तो यहां पर हमारे पास जो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मूला क्या है बेटा? FeH2O5NO। क्लियर बेटा? यहाँ पे वैसे तो मैंने लिखा हुआ है, तो आपको तो पता ही है बेटा, दो चीजें तो आपको पता ही है। H2O एक न्यूट्रल लीगेंड है। क्या है बेटा? ये एक न्यूट्रल लीगेंड है, लेकिन NO जो लीगेंड है वो एक कैटायनिक लीगेंड की तरह बिहेव करता है और इस पे +1 चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर इस पे +1 चार्ज प्रेजेंट है तो इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में कितनी आ जाएगी बेटा? देख लो, +1।
और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर बेटा, दैट इज द फॉर्मूला। तो जो नाइट्रेट आयंस का एक्वस सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली देखो क्या टेस्ट होता है, मैं आपको यही समझा रही थी। अगर उसमें नाइट्रेट प्रेजेंट हुआ, हम टेस्ट कर रहे हैं भाई नाइट्रेट आयन है या नहीं, तो जो भी हमको सॉल्यूशन दे रखा है उसका एक्वस फॉर्म होता है। सबसे पहले उसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 को डालने के बाद किसमें? नाइट्रेट सॉल्यूशन के उसमें। तो क्या हो जाता है? Fe+2 से Fe+3 में रिड्यूस हो जाता है। और फिर हम वो जो टेस्ट ट्यूब है उसकी वॉल पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, साइड्स ऑफ ट्यूब पे डाला जाता है, फिर एक ब्राउन रिंग का इंटरफेस बन जाता है सॉल्यूशन और H2SO4 के बीच में, और उसी को हम कहते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जिसका ये फॉर्मूला होता है, और इसी को कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा वीडियो पॉज करके। कोशिश करो बेटा, समझ तो आ ही गया है, समझ आ गया है तो लिखो, इसे लिख लिख के याद करना है हमको ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। दैट यस, एक्वा रीजिया, इसका नाम भी आपने जरूर सुना होगा, सुना है नहीं सुना बेटा? एक्वा रीजिया, मेटलर्जी में इसका जिक्र हुआ था थोड़ा सा या नहीं हुआ था? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब इस बच्चे, कुछ बच्चे इस बात को दिल पे ले लेंगे, मैम आप बोलते हो तो नर्वस हो जाते। नर्वस मत हो बेटा, मैं पूरा कराऊंगी, मैंने कहा था, छोड़ूंगी मैं कुछ भी नहीं। तो जीरो से पढ़ रहे, जीरो से पढ़कर हीरो बनेंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्वा रीजिया जो है बेटा, ये एक सॉल्यूशन होता है किसका बेटा? मिक्सचर होता है किसका? HCl और HNO3 का। किसका बेटा? HCl और HNO3 का, जिसमें 3:1 के रेशियो में ये प्रेजेंट होता है, और इसी को हम एक्वा रीजिया कहते हैं। एक्वा रीजिया का जो मिक्सचर है बेटा, इसमें NOCl भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम टिल्डन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन मतलब हम कहते हैं ना कि गोल्ड और प्लेटिनम जो हैं दे आर इनर्ट, ये जल्दी किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, O2 के साथ रिएक्ट नहीं करते, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये एक्वा रीजिया के साथ रिएक्ट करते हैं, और यहां से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो गोल्ड भी प्लैटिनम भी, तो यहाँ से ऑरोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से क्लोरोप्लैटिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और साथ में NOCl निकल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर बेटा? तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, दैट इज गोल्ड एंड प्लैटिनम की एक्वा रीजिया के साथ। मैम क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? मैंने कहा था और मैं बता रही हूं, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां मैं हाईलाइट करूंगी। तो याद रखना एक्वा रीजिया किसका मिक्सचर होता है। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, सीधा सीधा आ सकता है, एक्वा रीजिया का मिक्सचर, ठीक है, सीधा सीधा आ सकता है। नेक्स्ट बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। दैट अमोनिया, अमोनिया की बात कर लेते हैं। चलो, नाम तो जरूर अच्छे से सुना होगा बेटा, अमोनिया का तो बहुत अच्छे से हमने सुना हुआ है। क्या होता है बेटा अमोनिया? यस बेटा, क्या होता है अमोनिया? अमोनिया बोलते हैं जी हम NH3 को। किसको बेटा? NH3 को। अगर हम बात करें अमोनिया की, ठीक है, तो अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो कितना आएगा बेटा? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 5। सराउंडिंग एटम 3 है हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन यूनिवैलेंट है, +3 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 4। एन की वैल्यू जब जब 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। सराउंडिंग एटम कितने हैं बेटा? 3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 बॉन्ड पेयर +1 लोन पेयर। केमिकल बॉन्डिंग वेस्पर थ्योरी पोस्टुलेट नंबर 2 में हमने अच्छे से ज्योमेट्री और शेप निकालना सीखा था। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? ज्योमेट्री इज डिसाइडेड
ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और वो हर मॉलिक्यूल जिसकी ज्योमेट्री, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, बिना किसी शक के उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होती है। लेकिन अगर हमें शेप बताना हो तो बेटा लोन पेयर का रोल वैसे दोनों में ही नहीं होता। लोन पेयर सिर्फ हमें मतलब बॉन्डेड पेयर्स का जो अरेंजमेंट होता है ना अराउंड द सेंट्रल एटम, वो हमें शेप बताता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट होता है अराउंड द सेंट्रल एटम, वो हमें ज्योमेट्री बताता है। लेकिन बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट भी किस रिस्पेक्ट में किया जाता है कि लोन पेयर को दूर से दूर रखा जाए, यही कहती थी बेटा वेस्पर थ्योरी। तो इसका शेप क्या होता है, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। क्लियर बेटा? तो किसी भी अमोनियम सॉल्ट के साथ अगर हम किसी बेस की रिएक्शन कराते हैं तो वहां से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया काफी हार्मफुल होता है आंखों के लिए भी। जितने भी आजकल कलर्स आते हैं, हेयर कलर्स, आजकल तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है, उनमें प्रेजेंट होता है ये, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर आईज। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं जो केमिकल होते हैं ना उनमें अमोनिया का कोई ना कोई सॉल्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर? और वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, तब अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। तो कभी कभी ना टीवी में ब्रेक भी आता है कि अमोनिया फ्री, कोई भी अमोनिया फ्री नहीं होता, उसमें थोड़ा ना थोड़ा प्रेजेंट होता ही है और वो हार्मफुल होता ही है। ठीक है, तो सब मोह माया है। ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान दे लें, वही ज्यादा हमारे लिए बेटर है। प्रायोरिटी अभी हमारी पढ़ाई है, बाकी तो एक बार जब हम कुछ बन जाएंगे तो शौक तो हमारे पूरे टाइम से हो ही जाने हैं। ठीक है बेटा? अमोनियम सॉल्ट, जब हम किसी भी अमोनियम सॉल्ट की, लाइक अमोनियम क्लोराइड हो गया, इसकी रिएक्शन हम कराएं बेस के साथ, यहां पर हमने बेस क्या ले लिया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां से क्या निकल जाएगा भाई, सिंपल है, अमोनियम क्लोराइड में क्या प्रेजेंट था, NH4 प्लस Cl माइनस। NH4 प्लस भी कैसे बनता है, जब NH3H प्लस को एक्सेप्ट करता है, जब NH3H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो वो भी फर्दर अपना H प्लस दे देगा इस OH माइनस को, तो H2O बन जाएगा। यहां से Ca प्लस टू Cl माइनस CaCl2 बन जाएगा। यहां पर NH4 प्लस था और यहां पर OH माइनस था, 2 OH माइनस थे, तो यहां से एक H प्लस उस OH माइनस को दिया तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए और साथ में प्रिपरेशन हो गई यहां से अमोनिया की। ठीक है बेटा जी? अमोनियम सल्फेट, यहां पर भी क्या प्रेजेंट था भाई, NH4 प्लस SO4 माइनस 2, 2 NH4 प्लस आयन प्रेजेंट थे। यहां पे क्या प्रेजेंट था जी, Na प्लस OH माइनस प्रेजेंट था। ये Na प्लस इस SO4 माइनस 2 के साथ मिलकर NO2 SO4 बना देगा। ये H प्लस देगा, OH माइनस के साथ मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, H प्लस दे देगा तो ये बन जाएगा अमोनिया। तो जब भी किसी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम कराते हैं बेस के साथ तो वहां से फॉर्मेशन होता है अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। अब दिमाग में एक प्रोसेस घूम रहा होगा, क्योंकि बचपन से जब भी हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते थे एक प्रोसेस तो थी ही थी हमारे पास जो फेमस थी विद द नेम दैट हेबर्स प्रोसेस। बिल्कुल बेटा, यहां पर भी है वो हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, कहां गई, गायब है क्या? कोई बात नहीं, गायब है, हम लिख देते हैं, चलो। दैट इज हेबर्स प्रोसेस। तो इसकी प्रिपरेशन चल रही थी, ये प्रिपरेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिपरेशन, सेकंड प्रिपरेशन। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस। क्या होता है बेटा हेबर्स प्रोसेस, यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं N2 की H2 के साथ और यहां से फॉर्मेशन होता है अमोनिया का। इसे हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर बेटा टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, प्रेशर हाई होता है। यहाँ पर हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट किसका बेटा, दैट इज Fe2O3 Al2O3
K2O कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। प्रेशर यहाँ पे 200 इंटू 10⁵ पास्कल लिया जाता है और टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 773 केल्विन के बराबर होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल की फेवरेबल कंडीशन। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता था बेटा? जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उस केस में अगर कोई एक्सटर्नल चेंज आप उस रिएक्शन में अप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम जस्ट उसका रिवर्स करेगा। ये कौन कहता है? ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर ये यूज किया जाता है। मैम कैटलिस्ट तो अफेक्ट ही नहीं करता इक्विलिब्रियम को। बिल्कुल, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर कैटलिस्ट किसी भी एरो पे लिखा हुआ है तो वहां पर अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन की रेट को भी बढ़ाएगा, इसलिए उसका इतना रोल नहीं होता। ठीक है बेटा, दैट इज हेबर्स प्रोसेस। तो हमने आज 2 प्रोसेस का नाम सुन लिया। ठीक है, रफ में लिख के बता रही हूं, याद रखना बेटा। क्या? नाइट्रिक एसिड किसकी प्रिपरेशन के लिए था? ओस्टवाल्ड प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन के लिए था? नाइट्रिक एसिड की। नेक्स्ट बेटा, ये क्या नाम है इसका? अमोनिया किसकी प्रिपरेशन के लिए? हेबर्स प्रोसेस। ऐसे ही बेटा आगे जाके हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर H2SO4, डेकन्स प्रोसेस फॉर क्लोरीन। ठीक है, मेनली ये 4 है बेटा, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आयनिक नाइट्राइट्स। आयनिक नाइट्राइट्स क्या होते हैं जी? कुछ नहीं, मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो नाइट्राइट बनाता है उन्हें हम आयनिक नाइट्राइट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास जो नाइट्राइट्स हैं, ये जितने भी नाइट्राइट्स हैं, ये हम एक तरीके से प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है? प्रिपरेशन है। तो इसको हम हटा ही दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये चल क्या रहा है। ठीक है जी, तो बेटा ये प्रिपरेशन ही चल रही है। सबसे पहले हमने अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराई बेस के साथ, तो फॉर्मेशन हुआ। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं? जो नाइट्राइड्स होते हैं, इन नाइट्राइड्स का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है बेटा? जब पानी टूटकर रिएक्शन करता है तो उसे हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो ये जो H2O होता है, ये जो H2O होता है, ये क्या देता है? H+ भी देता है, OH- भी देता है। क्लियर? ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ये कैसे टूटेंगे? ये टूटेंगे Li, दैट इज Li प्लस, दैट इज Mg+2, यहां पर Ca+2, यहां पर Ba+2। तो प्लस माइनस के साथ रिएक्ट करता है, इसमें हमको कोई शक नहीं है। अगर इसमें कोई शक नहीं है तो बेटा ये Li प्लस OH- के साथ मिलकर क्या बनाएगा? LiOH। ये Mg+2 OH- के साथ मिलकर क्या बनाएगा? MgOH ट्वाइस। ये Ca+2, ये Ca+2 OH- के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेरियम+2 OH- के साथ बेरियम हाइड्रोक्साइड। यही तो होता है इनऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो जब भी रिएक्टेंट दे दे और प्रोडक्ट में कंफ्यूजन हो ना, सबसे पहले आप रिएक्टेंट्स को तोड़ने की कोशिश करना। क्या करना बेटा? रिएक्टेंट्स को तोड़ने की कोशिश करना। अब यहां पर क्या प्रेजेंट था यार? यहां पर N-3 आयन प्रेजेंट है, एजाइड आयन बोलते हैं इसे। N-3 यहां पर H+ प्रेजेंट है। तो ये N-3 H+ के साथ टूटकर रिएक्शन करेगा और प्योर अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या? कि वेरी प्योर अमोनिया अगर हमें ऑब्टेन करना है तो हम किसकी रिएक्शन कराएं? बेरियम एजाइड के साथ, क्योंकि रिएक्शन एक ही गिवन है। लेकिन इनके भी अगर एजाइड्स होंगे, नाइट्राइड्स होंगे, सॉरी नाइट्राइट, क्लियर? नाइट्राइट, एजाइड अलग होता है, नाइट्राइट अलग होता है। यहां पर ये N-3 है, इसे नाइट्राइट बोलते हैं। एजाइड होता है N3-। क्लियर बेटा? तो इसका फॉर्मेशन होता है साथ में प्योर अमोनिया का फॉर्मेशन। तो ये प्रिपरेशन ही चल रही है हमारी। ठीक है, अभी हम प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हैं। तो ये 4 रिएक्शन बन गई यहां से। नेक्स्ट बेटा, अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन।
अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो पहली बात अमोनियम नाइट्रेट कैसे बनता है, जब अमोनिया नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराओ, ठीक है जी। तो यहाँ से अमोनिया नाइट्रेट बनता है, ये H प्लस देता है NO3 माइनस HNO3, यहाँ से हमारे पास ये बन गया। तो इसकी रिएक्शन कराओ तो NaNO3 वाटर निकलता है और साथ में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये ऊपर से हट गया क्या, अच्छे से कलर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे बेटा, जब हम रिएक्शन कराते हैं साइनोजन कंपाउंड्स की, साइनोजन कंपाउंड CN ट्वाइस, CN ट्वाइस का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, Ca+2 CN माइनस, ये CN माइनस, फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N है, N के पास इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके पास H प्लस आयन आता है, फर्दर इलेक्ट्रॉन पेयर टूटता है तो यहाँ से अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर बेटा, याद रखना है इसको एकदम बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट बेटा, जैसे H2O रिएक्शन करता है, तो हमने ये हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि H2O के पैरेलल चलता है D2O, बिल्कुल बराबर रिएक्शन देता है। तो D2O की रिएक्शन में जब कराएंगे एज सेम विद वाटर, जैसे वाटर के साथ रिएक्शन की थी लिथियम नाइट्राइड में, बिल्कुल उस तरीके से ये D2O के साथ भी रिएक्ट करता है, LiOD का फॉर्मेशन करता है, तो यहां से प्योर हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम फॉर्म होता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा, ये कैल्शियम साइनोजन का कंपाउंड है, इसकी कार्बन के साथ भी रिएक्शन कराएं, नाइट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है विच इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। दीज ऑल आर द प्रिपरेशन। जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो बेटा, जल्दी से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा, यस बेटा, इस अमोनिया की रिएक्शन, ठीक है। अमोनिया की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अगेन फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है बेटा वही मैं लिखवा रही हूं। तो ये जो अमोनिया है ना, ये अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, बताते हैं कैसे। देखो बेटा, अमोनिया जो है इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है वो समझना पहले ध्यान से। बेटा अमोनिया एक बेस की तरह भी बिहेव करता है। अमोनिया कैन एक्ट एज कैसे कैसे बिहेव कर सकता है बेटा, इसके पास क्या होता है बेटा, टेंडेंसी, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, ये लीस बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। किसकी तरह बेटा, बेस की तरह, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर, तो ये बेस की तरह बिहेव करता है जब ये H प्लस ले लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट बेटा, कैन एक्ट एज ऑल्सो लीगेंड। लीगेंड क्या होते थे बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते थे। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ये जब रिएक्ट करता है रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स के साथ, मेटल के आयंस के साथ, तो किसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, क्योंकि टेंडेंसी ये कॉम्प्लेक्स बनाने की रखता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और किसके साथ ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो कॉम्प्लेक्स उनके साथ बनाएगा जिनके पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, और जिनके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है वहां ये सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और जिनके साथ सॉल्यूबल नहीं होता वहां ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये बिल्कुल पूछा जाता है जब रिएक्शन पूछी जाती है अमोनिया की। तो अमोनिया बेसिक नेचर तो शो करता है, जब एक्वस फॉर्म में होगा तो NH4OH रिएक्ट करेगा, जब ये अमोनिया होगा तो ये एज अ लिगेंड भी एक्ट करता है। तो देखेंगे बेटा, सबसे पहली रिएक्शन क्या बेटा, जब रिएक्शन कराया FeCl3 के साथ, ठीक है, अमोनिया एक्वस फेज में, अमोनिया हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो, क्योंकि जब अमोनिया एक्वस फेज में है तो उस केस में वो वाटर से OH- रिएक्ट करेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा।
FeCl3 के साथ रिएक्ट किया तो इसने किसका फॉर्मेशन किया? Fe2O3.XH2O का। यहां से एक ब्राउन कलर का कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज Fe2O3.XH2O। जब जिंक सल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, अगेन यहां पर इसने एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिंक हाइड्रोक्साइड का, एज इट इज। एल्यूमिनियम के साथ भी इसने जिलेटिनस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया। लेकिन कॉपर और सिल्वर के साथ इसने सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। क्या बेटा? सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। तो ये इनके साथ रिएक्ट करके बेटा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा और यहां पर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी सा चार्ट है बेटा, बहुत ही इजी सा चार्ट है। देखो बेटा, सोडियम आपने पढ़ा हुआ है सोडियम के बारे में कि ये इलेक्ट्रॉन देता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन देता है, और ये यहां से सोडामाइड का फॉर्मेशन करेगा, NaNH2 का सोडामाइड, जिसको हम बर्च रिडक्शन में भी यूज करते हैं। जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे B2H6 के साथ, ये रिएक्शन हम डायबोरेन में पढ़ चुके हैं, B2H6 के साथ, तो ये बोरोन नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। अगर टेम्परेचर 450 केल्विन होगा तो ये B3N3H6 का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज इनऑर्गेनिक ग्राफाइट, दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर? और अगर रेशियो 1:2 होगा, पढ़ा हुआ है ना, तब इसका फॉर्मेशन होगा। अमोनिया की रिएक्शन O2 के साथ कराओ, अगर O2 एक्सेस में है, अमोनिया लिमिटेड है, तो NO गैस का फॉर्मेशन होगा, और अगर O2 लिमिटेड है, अमोनिया एक्सेस में है, तो N2 गैस का फॉर्मेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी को मैं हाईलाइट कर देती हूं। यहां पर N2 बनता है, यहां पर NO गैस बनता है। क्लियर बेटा? अमोनिया के साथ क्लोरीन एक्सेस में है, अमोनिया लिमिटेड, तो NCl3 हैलोजिनेशन हो गया, और अगर क्लोरीन लिमिटेड है, अमोनिया एक्सेस, तो यहां पर N2 गैस का फॉर्मेशन होगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, ये सारी रिएक्शंस कॉमन है, अमोनिया NaOCl के साथ N2 गैस का फॉर्मेशन करेगा, ये सारी प्रिपरेशन भी हो सकती है नाइट्रोजन की। लेड ऑक्साइड के साथ N2 गैस का फॉर्मेशन करेगा, और विद क्यूप्रिक ऑक्साइड भी N2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर अमोनिया सबके साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव मेटल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। विद नेस्लर्स रिएजेंट, दैट इज K2HgI4, दैट इज आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस इसे बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन होता है बेटा HgOHgINH2। क्लियर बेटा? दैट इज आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ये टेस्ट होता है अमोनिया के लिए, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बनता है बेटा, दैट इज द टेस्ट फॉर अमोनिया। क्लियर बेटा? ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल आपको याद करना है। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनिया कैन नॉट बी डन बाय, अगर हमें हाइड्रेशन करवाना है, डिहाइड्रेशन करवाना है अमोनिया का, यानी कि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर रिमूव करवाना है, तो हम यहां पर H2SO4 का और कैल्शियम क्लोराइड का यूज नहीं कर सकते। यहां पर हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करेंगे। किसका बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड का, क्योंकि अमोनिया एक बेस की तरह बिहेव करता है, तो वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, तब अमोनिया का डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 अगर रिएक्ट करवाया गया अमोनिया के साथ, तो ये उसका सॉल्ट बना देगा, और हमें क्या करना है? डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। तो अगर कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई तो अगेन अमोनिया का अमोनिएट सॉल्यूशन बन जाएगा। इसीलिए ये स्टेप्स प्रिफर ना करते हुए डिहाइड्रेशन के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है बेटा, याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायनाइट्रोजन। डायनाइट्रोजन की प्रिपरेशन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अगेन यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? वेरी प्योर डायनाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय, अभी हमने अमोनिया की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसमें जितने भी मेटल ऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवा रहे थे, वहां से हमारे पास नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा था। कॉमर्शियल प्रिपरेशन है बेटा इसकी। कॉमर्शियल प्रिपरेशन क्या करवाते हैं हम? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स में जहां पर हम सेपरेशन सीखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वहां पर आपने पढ़ा होगा जब इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है तब हम यहां से, क्योंकि O2 और N2 एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, क्लियर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दैट इज 77.2 एंड दैट इज 90.2, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। लैब प्रिपरेशन बेटा, लैब में कैसे बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन NaNO2 के साथ कराते हैं, अगेन यहां से Cl माइनस Na+ के साथ मिलकर NaCl, NO2 माइनस यहां से NH4 प्लस OH माइनस, तो यहां से N2 गैस और वाटर निकल जाएगा साथ में। अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनिया का सॉल्ट है, तो अमोनिया के सॉल्ट की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, हीट करेंगे N2 गैस निकलेगी, साथ में क्रोमिक दैट इज ग्रीन कलर सॉल्यूशन बनेगा, यहां से कोई ऑक्सीजन गैस नहीं बनती है, यहां से भी क्या बन गया बेटा N2। सिंपल सी प्रिपरेशंस है, देख लीजिए बेटा, नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर। क्वेश्चन आया हुआ है कहां से बेटा, यहां से, दैट ये भी एक प्रिपरेशन है, वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय, तो ये नाइट्रोजन की एक प्रिपरेशन है, तो वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय बेरियम एजाइड, जब हम बेरियम एजाइड को हीट करते हैं तो यहां से प्योर नाइट्रोजन N2 का फॉर्मेशन होता है, दैट इज सोडियम एजाइड, यहां से भी N2 गैस का फॉर्मेशन होता है, क्लियर बेटा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में यहां से और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेटा N2 गैस की। नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अपनी एलिमेंटल स्टेट पे, इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। नेक्स्ट बेटा, वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, क्योंकि बेटा सॉल्युबल तो तब होगा ना, N ट्रिपल बॉन्ड N जो होता है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, हम पढ़ चुके हैं, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, क्लियर। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी होती है, O2 की ज्यादा होती है N2 से, KH की वैल्यू हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, क्लियर, N2 का ज्यादा होता है, तो सॉल्युबिलिटी O2 की ज्यादा होती है और KH दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट N2 का ज्यादा होता है। लिथियम की रिएक्शन एस ब्लॉक में पढ़ा था, लिथियम ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमने बिल्कुल पढ़ा हुआ है बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट में। तो लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, दोनों रिस्पेक्टिव नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता, कंबशन हो ही नहीं पाता, बिकॉज इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत टफ है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन फॉर दैट N2 बॉन्ड, इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्लियर। तो ये कंबशन रिएक्शन नहीं देता, क्लियर। आज हमने बेटा ग्रुप 15 की मेजर प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं, लगभग खत्म हो गया है ग्रुप 15। कल क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर को फिनिशिंग देंगे हम, क्वेश्चंस के थ्रू। आज जितना पढ़ाया अमोनिया N2 नाइट्रिक एसिड, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, दैट्स इट, और उससे पहले ऑक्सो एसिड डिस्कस कर रहे थे, ठीक है बेटा। तो जितना पढ़ाया उतना अच्छे से रिवाइज करना, कोई शक हो बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और कल जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा तब मजा आएगा और समझ आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि कहां गड़बड़ हो रही है, क्या गलती हो रही है, ठीक है बेटा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड, ठीक है बेटा, एंड ऑलवेज स्माइलिंग। सो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू बच्चों।